10 दिशाएं कौन कौन है? तो आपने सुना, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। आइए चलें, बोलिए करें जा बात। तो आपने पढ़ी कि वो दिशाएं 10 होती हैं और वो 10 दिशाएं जो होती हैं यानी कि 10 डायरेक्शन, उन दिशाओं का आप अगर काउंट करते हैं नाम, तो वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। 8 ये हो गई। और फिर एक थी अपवर्ड और एक थी डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुल 10 दिशाएं थी। अब हमने आपको ये बताया कि ये 10 दिशाएं आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो हमने क्या कहा था कि हम इन 10 दिशाओं को एंगल से क्लियर करेंगे। बेटा आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, और आप लोग नीचे पढ़े भी नहीं तो ऊपर आके बैठ सकते थे पहले से, लेकिन खोपड़ी काम नहीं कर रही है। आप लोग अगले दिन से यहाँ बैठे हुए नहीं मिले, अब बाद में आएंगे तो भगा देंगे, क्योंकि हम आपका कर्जा नहीं खाए हैं। ये आपको सुविधा मिल रही है और आप पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बैठिए चुपचाप। सुविधा मिलती तो इसी तरह तो लोग नाटक करते हैं। बैठ जाइए, लेके वहीं से कपड़ा दे दिए इनको, कपड़ा पोंछ के बैठे। इसको थोड़ा और इधर करो तो बेटा, इसको उसमें सेटाओ। कपड़ा पोंछने वाला कहाँ रखते हो तुम सब? देखो बेवजह इसने अपना तो नुकसान किया ही, मेरा भी नुकसान कर रही है। बैठो, चले बेटा। तो ये जो है 10 दिशाएं होती हैं। तुम जाओ बेटा नीचे जाके कमरे में बैठो, जाओ, भागो भागो, पढ़ाई तुम क्या करोगी करके। ये 10 दिशाएं हैं, क्लियर होगी। अब ये जो 10 दिशाएं हैं, ये कौन सी 10 दिशाएं हैं, अब आप पकड़िए और समझिए। ये सब खिलवाड़ बना के रखी हैं कि बहुत सुविधा मिल रहा है। पढ़ने वालों का लक्षण अलग होता है। ये बैठ के हम आए ऊपर तो ये सब बैठ करके वहां पंचायत कर रही थी। आओ देखो, जितने प्यार करिए, जितने दुलारिए, उतने ही सब सर पे चढ़ जाते हैं। एक बच्चे होते हैं, उनको सुविधा दो तो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ये है, इनको सुविधा दो तो ये नाटक करते हैं। आओ देखते हैं बोर्ड में। अब तब तक ये खत्म हो गया होता। पहले 2 मिनट 5 मिनट लग जाता है पिछले दिन क्या पढ़ाया गया वो समझाने में, ताकि आगे की बात हो। इनका नाटक देखिए। अब आइए, बेवजह मैं नहीं चाह रहा था बोलना, फिर भी बोलना पड़ गया जब खटर पटर शुरू हो गया। आप देखिए और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अब ये एडवांस फिजिक्स में एंट्री मारने जा रहे हैं और कैसे लोकेशन ग्रांट होती है वो देखने जा रहे हैं। अभी तक पिछले दिन क्या देखा कि हमारे पास भौगोलिक ज्ञान था। हमें सिखाया गया कि जिधर सूर्य उदय होते हैं उधर अपना चेहरा करके खड़े हो जाओ, तो उस दिशा में पूरब रहेगा और पीठ पीछे दाहिने हाथ की ओर दक्षिण, बाएं हाथ की ओर उत्तर। अब सोचो, रात का समय है या कोहरा छाया हुआ है या बदरी है, तब किधर खोजोगे सूर्य को? चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हमारे जो हवाई जहाज में बैठे हुए यात्री हैं, उसका पायलट को कैसे पता चलेगा कि बनारस कहाँ है? वो जीटी रोड तो है नहीं कि सामने बोर्ड गड़ा हुआ है कि बनारस 80 किलोमीटर।
होता है ना जीटी रोड पे, आप गलत दिशा में जा रहे हो या सही दिशा में जा रहे हो, वहां माइलस्टोन होती है ना, आसमान में भी बोर्ड गड़ा हुआ है, थोड़ा विचार करो। चलो वहां भी चलो, बात हो गई। समुन्दर के अंदर चलो, जो पनडुब्बियां हैं, अब तुम जानते हो कि हमारे देश के द्वारा जब अगर किसी देश से लड़ाई होगी तो हमारी नेवी भी लड़ेगी, हमारी आर्मी भी लड़ेगी, जो थल सेना है उसे इन्फेंट्री डिवीजन कहते हैं, और हमारी एयरफोर्स भी लड़ेगी, और इन तीनों का तारतम्य बना करके अटैक किया जाएगा। हमारी आर्म फोर्स तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आर्टिलरी फोर्स, एयर फोर्स और नेवी वाले आगे तो पूरा डिस्ट्रॉय ना कर दें। यानी उनको लोकेशन दिया गया, तो अब उनको लोकेशन को आर्मी को दिया, माने एयरफोर्स को दिया गया, तो बताया गया कि शत्रु का टैंक नॉर्थ ईस्ट में 21 डिग्री पे है। अब वो गया अपना उड़ान भर के ले जाके मिसाइल गिरा दिया नॉर्थ ईस्ट 28 पर। अगर दिशा गलत हो गई तो अटैक गया, और दुश्मन को पता भी चल गया दुश्मन आ चुका है, तो तुरंत अंडरग्राउंड हो जाएगा। अब उसको भी ना पता चले तो नेवी हमारी कहाँ है, अरब महासागर में। अब उसको हमने लोकेशन दिया, और वहां से वो उनका लोकेशन सैटेलाइट से निकालकर पोजीशन को, अब वहां से उसने उतना दूरी की मारक क्षमता की मिसाइल से मारा, अटैक किया। दुश्मन को पता भी नहीं चला किधर से मिसाइल आई, तब तक मिसाइल ने अपना काम तमाम कर दिया। जब आगे साफ, तब जवान को बोला जाएगा अब आप लोग आगे बढ़ो। अब कवर फायरिंग होगी, जवान आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक इंच जमीन कब्जा करते जाएंगे। अंडरस्टूड? अब देखा तीनों फोर्स का चल रहा है कॉम्बिनेशन। तो अब बताओ समुद्र के अंदर जो मेरी नौसेना है उसको कैसे पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट किधर है? वो आएगी ऊपर पानी में देखने के हर सूर्य है? ऐसा नहीं होगा। तो ये तुम्हें 12 फिजिक्स में बताएंगे, ये मैग्नेट डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि तुम मैग्नेट में गुण पढ़ोगे कि मैग्नेट को हम हमेशा मध्य स्थिति से बांध के लटका दें तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर और एक सिरा हमेशा, इसीलिए मैग्नेट को हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। तुम्हारे में मोबाइल में कंपास है, एंड्रॉयड मोबाइल में देखना, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये लगी हुई है मिसाइल में, ये लगा हुआ है कंट्रोल रूम में, और वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उसमें सब एंगल बैठे हुए, वो एंगल बताएगा कि ये कौन सा दिशा है। आइए जरा देखिए कैसे, चले बात करें। अब कंसंट्रेट होके देखिए, पिछले दिन मैंने कहा था ये 0 डिग्री है, बोले ये 180 है, ये 90 पर नॉर्थ आ जाएगा और -90 पर साउथ आ जाएगा। जिसे अगर तुम इधर से कोण नापोगे तो 270 अंश कहोगे, और इधर से नापोगे तो -90 कहोगे। सब बच्चों ने कक्षा 9 में चतुर्थांश में कौन कोण कहाँ पड़ता है, कैसे नापाता है, सबको पता है। और जो 11 मैथ पढ़ता है वो तो अभी इस साल भी पढ़ लिया। चलिए पढ़ाई करेंगे तब बात समझ आएगी। तो अगर 0 डिग्री पे है तो वह ईस्ट बताएगा। अगर हमको यहां से कहा गया कि 0 डिग्री यानी कि ईस्ट में जाइए, तो हम क्या करेंगे, कंपास निकाल के देखेंगे 0 डिग्री किधर बता रहा है, तो जिधर 0 बता रहा है वही है ईस्ट, बस उस दिशा में चल देंगे। अब हम कंटिन्यू ईस्ट में जा रहे हैं कि नहीं, तो हमारा कंपास अगर एंगल चेंज कर रहा है इसका मतलब हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और जब 0 ही इंडिकेट करता रहेगा इसका मतलब हम एकदम परफेक्ट ईस्ट में जा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब समझ आ रही है? आशीष, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? अब देखो ये ईस्ट हो गई। अब अगर तुम यहां से +90 डिग्री जाओ तो बोलो ये नॉर्थ बताएगा। नेहा जाओ उसको, नंदिनी को बोलो चेयर लेके आगे बैठे।
हाँ जी चले, समझ आ रही है? तो जब 0 से ज्यादा रहे और 90 से, तब वो न ईस्ट है न नॉर्थ है, राइट है? तब वो है नॉर्थ ईस्ट। तो अब जब बोला जाए कि 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 10 डिग्री पे मारो यानी वो नॉर्थ ईस्ट को कह रहा है। 40 पे मारो, नॉर्थ ईस्ट कह रहा है। 89 पे मारो तो अभी नॉर्थ ईस्ट है। यानी जो 0 से प्लस रहेगा और 90 से माइनस रहेगा, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहेगा। अब समझ आया कि नहीं आया? और जब आपको कोई एंगल ना दे तब नॉर्थ ईस्ट कहे, तो वो पोजीशन एकदम इन दोनों के बीच, यानी कि 45 डिग्री। कौन सी डिग्री? तो बेटा जब आपको नॉर्थ ईस्ट कह दे तो इसका मतलब 40, या 45 कह दे नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब कि सारे दिशा का जो संकेत है या दिशा का जो इंफॉर्मेशन है वो हमको एंगल बताएगा। क्या बताएगा? यानी कोण बताएगा। और कोण से ही हम डायरेक्शन को कॉपी या नक्शे से शो करेंगे। खोपड़ी में जा रही है बात? अब अगर एंगल 90 प्लस रहे और 180 माइनस, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो अब 90 से ज्यादा है तो अब वो नॉर्थ में अब नहीं है, 180 से कम है तो भी वेस्ट में नहीं है, तब वो इन दोनों के, तो ये डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। और केवल नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो अभी वही चीज बोलो। अब यहाँ देखो, ये 90 प्लस 45, तो ये 135 अंश हो जाएगा। अरे यानी 135 अंश। अभी समझ आया? अब इधर चलो, अब 180 से ज्यादा हो, 270 से, तो बताओ अब वो ना वेस्ट है ना, 270 माने -90, तब वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब ये क्या कहा जाएगा? साउथ वेस्ट। क्लियर? और अब चलो 270 से ज्यादा, 360 से कम, राइट? तब वो साउथ और ईस्ट बताएगा। आया? क्या बताएगा? साउथ ईस्ट बताएगा। एनी डाउट? अब वो साउथ ईस्ट बताने लगेगा। क्लियर हो गया? यानी जब 90 से ज्यादा रहेगा, 0 से कम, यानी 0 का मतलब, तब वो बताएगा साउथ ईस्ट। अब श्योर हो गए? तो इस तरह हम कोण की मदद से सभी दिशाओं का ज्ञान पा लेंगे। अब ठीक है? तो अब अगर मैं तुमसे कहूं तो आप बता सकते हो? जैसे मैंने कहा 30 डिग्री, मुंह से बोल दो लफ्ज से, नॉर्थ ईस्ट। अब समझ आ गया? अब हमने कहा 92 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब कि किसी का भी हमको दिशा ज्ञात करना है तो हम उसके लोकेशन से, राइट है, एंगल रीड करेंगे। और अगर हमको उसका निर्देशांक ज्यामिति दिया है तब तो निर्देशांक कक्षा 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। इधर प्लस प्लस रहता है, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर प्लस, तो वो तो आपके पास है। तो वो चीज मैथमेटिक्स के लिए है और साइंस के लिए एंगल। अभी डाउट्स है? अब जैसे मान लो हम अपने को ओरिजिन पॉइंट मान लें और हमको निकालना है कि श्रद्धा कहाँ बैठी है या एक नाराज बच्चा नंदिनी कहाँ बैठा है, राइट है? तो अब बताओ कैसे निकालेंगे? उस स्टूडेंट से हम अपने यहाँ का एंगल निकालेंगे। अब वो एंगल इसमें से जो भी आ जाएगा
बस हम उससे जान जाएंगे कि वो कहाँ बैठा हुआ है। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं इसको अपना ओरिजिन मानूं तो 14 लगाऊं तो 0 इधर बताएगा, 90 इधर बैठाएगा, और एनवायड बच्चा वहां बैठा है 90 से कम पे, 0 से ज्यादा पे। तो इसका मतलब वो यहां से कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, अब क्लियर हो गया। अब चलिए आशीष का लोकेशन लेते हैं। अब ये देखो 90 है, ये 180 है। अब यहां से ये एंगल बन रहा है, यानी वो 90 से प्लस है, 180 से कम है, राइट है। तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? चलो आते, ठीक है। अब कोई दिक्कत? अब समझ आ गया आपको कि अभी नहीं आ गया? अब चलो यहाँ पर दो बॉटल रखी है, काली वाली बॉटल को चेक करते हैं। बताओ ये 0 डिग्री या 90 डिग्री? ये है, यानी 0 से सम मोर है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट। अब कितने लोग को समझ आ गई? पक्का? अब अगला जो दो दिशा बच गया वो था अपवर्ड, और उसका तो मैंने एक ही मानक दिया था, ग्रेविटी के अगेंस्ट है या ग्रेविटी के दिशा में है, यानी टुवर्ड्स है। अब जैसे हमने ये फेंक दिया रसगुल्ला ऊपर, तैयारी से बैठिए, पता नहीं किसके मुंह में जाने वाला है ना? हाँ, अब ये देखिए ये क्या है? हाँ, कीमती है, पैसा का है। अब ये देखिए हमने ऊपर फेंक दिया, गया ऊपर। अब आप जानते हैं कि जैसे ही हाथ से छूटा ग्रेविटी ने खींचना शुरू कर दिया, लेकिन जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो वन टाइम फोर्स था, यानी ओटीपी है ये, वन टाइम पासवर्ड। समझ रहे हैं ना? अब ये देखिए हमने इसको ओटीपी दिया है। अब जो ओटीपी जिसका लगेगा वही के मुंह में जाएगा। सब लोग मुंह बांध के ऊपर रहिए, है ना? पता नहीं कहाँ गिरने वाला है। क्लियर है? अब ये देखिए अच्छा और फेंक रहे हैं, गया ना? अच्छा भी नहीं गया। अब ये देखिए गया। अब जैसे ही गया तो बताओ वन टाइम फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है? वन टाइम नहीं, फॉर एवर करती है। आप कलो एप्पल ले कूदेंगे तब भी नीचे में गिरेंगे, चंद्रमा पर नहीं चले जाएंगे, अरे कि नहीं? तो पृथ्वी ने खींचा, अब खींचा तो अब ये जब हाथ से छूटा था तो उस समय इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी और लगी पृथ्वी खींचने। अब इसका वेग कम होने लगा, और आप पढ़े हैं मोशन में कि जिस जगह पर इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा वही इसकी महत्तम ऊंचाई होगी, और फिर वो ऊपर जाना बंद हो। तो मेरा वाला तो फोर्स खत्म, लेकिन ग्रेविटी का अभी भी लग रहा है, तो ग्रेविटी खींच रही है, तो अब वो भी चलेगा। हाँ, मुंह बाके ऊपर हो जाइए, देखिए रसगुल्ला गिरने वाला है। अब ये देखिए हरिओम के मुंह में गिर गया, मुंह पोछ लो। अंडरस्टूड? हाँ, जे गुस्सा है करे मुंह में नहीं गिरेगा। अब पकड़ में आ गया ना? अब मुंह में गुस्सा होता है, मुंह कैसा होता है? ऐसे फुला रहता है। तो जो फुला लेता है बंद हो जाता है ना हो, और जो बोलता है खुल जाता है ना, तो करे मुंह में कहाँ लगे रहेगा भाई? इतना मेहनत का रसगुल्ला जमीन पर गिराऊंगा नहीं। पक्का? हाँ, आकांक्षा भी बीमार थी, एक रसगुल्ला करे मुंह में डाल देते हैं, है ना? तो ऊर्जा आ जाए, बैठ जाओ। अब ठीक है भाई? चलो, ये तो हम लोग हंसी हंसी कर रहे थे, बट हम लोग अपने मोटिव पे ही थे। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था। अब पकड़ना ध्यान से, मैंने ये रसगुल्ला का उदाहरण इसीलिए दिया था। तो अब तुम चाह रहे थे लेना, हमने फेंक दिया ऊपर, अब हो गए ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये था अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन तुम्हारा पृथ्वी से 60 गांठ है। पृथ्वी ने कहा रुको रुको, हम ले आते हैं ना। अब ग्रेविटी ने खींचा, तो अब ये ग्रेविटी की ओर आ गई। अब का मुंह खोल के ले लो, और का इसका मतलब ये था डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो ये है
बाकी दो दिशा को तय करना, यानी एनीथिंग व्हिच आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी दैट इज द अपवर्ड एंड एनीथिंग व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी दैट इज द डाउन। अब समझ आ गया? अभी जब छूटोगे सीढ़ी से जाओगे नीचे तो ये जा रहा है डाउनवर्ड, और अभी जब आए हो तो वो था अपवर्ड। अब सही है? कोई दिक्कत? ओके, अब जो मुंह सही से नहीं खोला था ओकरे ओठो ओठो पे गिर गया है तो थोड़ा पोत ले, अपना पोछ ले। अब कोई प्रॉब्लम? तो अब मेरे को लग रहा है इस हंसी से हमने बाकी की 10 डायरेक्शन क्लियर कर लिए हैं। जो मास्क लगाया था ओकरे तो मस्कवे पे गिरा है। चला जाए? अब दूसरे का देख के ललचाए। तब 10 दिशा किसको किसको क्लियर है जी? एकदम पक्का? तो आगे बढ़ जाए? आइए। अब बाकी लोग ऊपर मुड़ी करें और मुझे समझाएं। अभी तक प्रैक्टिकल हो गया। जब मैं ऐसे किया था, ठीक है, तो बताएंगे आप यहां क्या हुआ था, कौन सी डायरेक्शन थी? और जब मैं इस पानी को पी रहा था, अब सही है? देखो, हर जगह जो भी इंसिडेंट होता है उस इंसिडेंट को साइंटिफिकली देखो, तुमको बिना मेहनत के सारी चीजें याद रहेंगी। जो बच्चा गुस्सा के भाग गया था वो कहाँ जा रहा था? और जो मनाने गया वो कहाँ गया? और जो अपने साथ लेके आया अपवाद। और जब वो सीढ़ी पर चढ़ के कमरे में आया तो कौन से पाथ पे आए जिसको हाथ उठाए? हमने बोला हाथ उठाओ, क्योंकि हमको ये चाहिए कि कौन माइंड से समझ रहा है स्ट्रेट पाथ। अब तुम लोग का आंख खुलने लगा है, बस यही मुझे चाहिए था। इसलिए थैंक यू नंदनी, इतना उदाहरण बनने के लिए। राइट है? हर जगह कैसा देखना है? पॉजिटिव। वो गुस्सा नहीं है, अंदर से वो बेचैन है कि हमको रसगुल्ला मिला क्यों नहीं। कभी कभी धैर्य का फल भी जबरदस्त मीठा होता है। राइट है? तो अब जो तुमको लाया है, हो सकता है वही तुम्हारा रसगुल्ला ले लिया हो, उसी से छीन लेना टिफिन में, और का। अब सही है भाई? आप किसी भी गधाओं को परेशानी, घोड़ों को, बकरियों को नहीं? चलिए, तो अब चलिए भाई, जब आपको कोई परेशानी नहीं है तो जानते हैं हम क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे वेक्टर में परिमाण के साथ दिशा भी दिया रहेगा, तो दिशा का काम फाइनल। अब सवाल होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो अगली हेडिंग, वेक्टर का निरूपण। वेक्टर का निरूपण, आइए देखिए। वेक्टरों का निरूपण, हाँ, टाई का वही सबसे बढ़िया काम है। वेक्टरों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। चले बेटा, तो देखो बेटा, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आपने जो कहा था ना, आप कल से सब लोग अपना अपना ड्राइंग वर्क्स लेके आएंगे और सब लोग ग्राफ पेपर भी खरीद के ले आएंगे। राइट है? ताकि वेक्टर निरूपित करना, खींचना अभी आ जाए सबको, क्योंकि उसकी जरूरत आपको फिजिक्स में एक एक स्टेप पर पड़ेगी। 12 में तो एकदम धक्काड़े से है, विभवांतर और धारा में ग्राफ खींचो, ओमी है कि अनोमी है, तो आएगा ही नहीं तो कैसे करोगे भैया? तो अभी सीख लेने का ना है। तो कल ले आना अपना ड्राइंग वर्क्स। ड्राइंग वर्क्स जानते हो ना, जो में टिफिन खाते हैं? नहीं? अच्छा, तब पता है। ओके, ड्राइंग वर्क्स जानती है ना श्रद्धा, जो में रसगुल्ला भरते हैं?
अच्छा ठीक है, यानी जिसमें आपका लंगड़ा प्रकार इंची रोल कटर रहता है वो वाला ड्राइंग बॉक्स, अगर आप पेपर बाजार में बिकता है, ठीक है, तो 1-2 रुपए में मिल जाएगा, जो भी हो, अब हमको नहीं पता, आइडिया नहीं है, बल्कि आप एक ग्राफ पेपर का कॉपी आती है पतली से, वो ही खरीद लीजिए, वो आपको 11 में भी काम देगी, 12 में प्रैक्टिकल करेंगे सब जगह ग्राफ लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रोते नहीं बेटा, चलें। अब आइए, कोई डाउट्स? तो आज सुन समझ लीजिए, कल ले आके यहाँ बनाइएगा, ताकि मैं 1-2 लोग को सिखा दूं तो सब लोग जान जाएं, फिर अपना करते रहिए। तो सीखिए बेटा, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सीखने का, ये सब नोट नहीं करना है, नोट करना हो करो बट सीखो। देखो, आप बच्चे जानते हो कि वेक्टर उस भौतिक राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। अभी सुन लिए, दिशा का मतलब एंगल, और परिमाण की बात कर लेते हैं। अब बताओ, परिमाण तो बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 करोड़ किलोमीटर भी हो सकता है। अब कापी कितनी बड़ी है, भाई देख लो, इतने बड़ी है, यानी इतनी लंबी और इतनी, तो अब यही पर बताओ, अब हमने कहा कि सौरभ का घर चंदौली से 3 किलोमीटर पूर्व में है, तब 3 किलोमीटर है, क्या चंदौली बना के खींचो 3 किलोमीटर, बन पाएगा? इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो कार्य हम रियल में नहीं कर पाते उसे मानक द्वारा करते हैं, यानी पैमाना मान के करते हैं। और मेरी कॉपी मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर लंबी है, 7-8 या 6 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो अब हम क्या करें, इसी कॉपी में सबको दिखा देंगे, चाहे वो करोड़ किलोमीटर हो चाहे अरब किलोमीटर हो। जैसे जैसे जो बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं उन्होंने देखा होगा, या अगर आपने 6-7-8 में यूरोप एशिया का नक्शा भरा होगा, तो बताओ तो वर्ल्ड कितना बड़ा है, लेकिन आपके कॉपी में नक्शा में ही पूरा वर्ल्ड आ जाता है कि नहीं? तो वही काम हम भी करते हैं। गांव का नक्शा है, देखना, लेखपाल जाएगा जमीन नापने, तक अपने जेबा में से हेत्ते बड़ का एक कपड़ा निकालेगा, वही पर पूरे गांव का नक्शा रहता है, और एक हेत्ते बड़ का इंची निकालेगा जिसको गोनिया कहता है, सफेद रंग का, देखे हो, और उसी इंचिया से वो आपका नक्शा उस पर बना है। जैसे 607 नंबर मकान आपका खेत है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के बता देगा, भैया तुहार इतना बीघाई जमीन है। अब तो बताओ, हेत्ती बुड़ के कागज पर इतना बड़ तोर खेत न पा रहा है, नहीं देखा है? तो ये कैसे है, यही सीखना है। चलें, अब जैसे मान लो, यहां से देखो, ये लड़का ए से 3 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, देख रहे हो, पूरब जाता है, ईस्ट लिख दिया, फिर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ में जाता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ, इसके द्वारा किया गया विस्थापन आरेख खींचकर बताओ, आरेख, राइट है। अब ये सवाल है, अब सीखो कैसे करेंगे, ठीक बात है। अब बोर्ड में देखो, अब ये बताओ 3 किलोमीटर किधर जा रहा है, पूर्व, ईस्ट गया, तो इसकी वेलोसिटी दे रहा है, और क्या दे रहा है, डायरेक्शन। तो पहले हम
पैमाना मानते हैं। देखो वेक्टर कैसे निरूपित करते हैं, बस कंसंट्रेट रहो, बोलते रहो। क्या मानते हैं? अब हमारी कापी 6-10 सेंटीमीटर लंबी है, तो ऐसा पैमाना मानो जो तुम्हारे कापी में व्यक्त हो सके। तो 3 है, ये 4 है, तो 3-4 सेंटीमीटर तो आराम से बन जाएगा। तो हमने पैमाना मान लिया कि माना 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 3 किलोमीटर पर आवर बराबर, तो 4 किलोमीटर पर आवर बराबर, तो ऐसे पैमाना से पहले लिख दिया। अब जिस वेक्टर को दिखाना है, कापी में किसी एक बिंदु को इनिशियल पॉइंट मान लो, यानी मूल बिंदु। जैसे हमने इसको मान लिया मूल बिंदु ओ। अब तुमको कहाँ जाना है? पूरब। अब बताओ, आज ही बताए हैं। अब इस पर चांदा रख के 0 डिग्री पकड़ो। अब 0 डिग्री में चले जाओ। बोलो कितना जाओगे? तो यहां से इंची लगा के 3 सेंटीमीटर नाप लो। अब यहाँ मार्क कर दो। अब ये तुम्हारा हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दिश, चूंकि ये वेक्टर है, अतः वेक्टर को निरूपित करने के लिए परिमाण के ऊपर एरो मारोगे तब दिशा पता चलेगी, क्योंकि परिमाण के साथ दिशा हो तब वेक्टर है। तो इसलिए अब यहाँ पर एरो मार दो। क्लियर हो गई? कोई डाउट? अगर एरो नहीं मारोगे तब ये वेक्टर नहीं पढ़ी जाएगी, खाली परिमाण रह जाएगा। अब ये स्केलर हो जाएगी। इसीलिए जब आप सूत्र हल कर रहे थे पिछले चैप्टर में, तो आप देख रहे थे वेलोसिटी आ रही थी तो हम एरो मार रहे थे, त्वरण आ रहा था तो। अब समझ आया? वही वर्क था अदिश राशि, तो देखा हमने इस पर एरो नहीं मारा। फोर्स था तो एरो मार दिया। इसका मतलब जिस पर हम एरो मार रहे हैं वो वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम दो तरह से दिखाते हैं। एक, या तो उसके ऊपर एरो मार दो, या फिर उसको लिख के उसके बगल में यूनिट कैप लिखो। ये एन लिख के उसके ऊपर ऐसे तीर मारो, और इसको पढ़ा जाता है यूनिट कैप। ये हो गया उसका संकेत। अब जैसे हमको त्वरण दिखाना है, तो या तो हम ऐसे लिख दे त्वरण हो गया, या ए इंटू यूनिट कैप। बोलने के समय मुंह में सुखा जा रहा है तुम सबों का। क्या बोलना है? यूनिट कैप, यानी इस तरह लिखो चाहे। अब ये तुम तय करोगे कैसे लिखोगे, हम दोनों बता दे रहे हैं, तुम्हारी मर्जी जैसे लिखो, बट जानना होगा दोनों। अब फोर्स लिखना है तो ऐसे लिखो, या हो गया, यानी ये वेक्टर है। और अगर फोर्स लिख के इस पर कुछ नहीं मारे तो ये स्केलर हो गई, यानी अदिश राशि हो गई। और नियमतः यह गलत है, क्योंकि वेक्टर, बल जो है वेक्टर है, यानी सदिश राशि। खोपड़ी में जा रही है बात? तो अभी समझ आ गई आपको? अब यहां तक खींचे थे ना, अब यहीं पर टिक मार लिया, यानी निशान बना लिया। अब कहाँ जाना था? 4 किलोमीटर उत्तर। तभी बताओ उत्तर कैसे बताए थे? जिसको भूल जाए वो नक्शा बना लेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ बोलो 90 डिग्री। तो अब यहाँ चादर लगाओ, 90 अंश नापो। अब 90 अंश के बाद कहाँ जाओगे? ऊपर। कितना ऊपर जाओगे? अब यहाँ तीर मारो और यहाँ लिखो 4 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पहुंच गए? कोई नाम दे दो, जैसे हमने शी नाम दे दिया। अब ये जो है तुम्हारा ये दूसरा वेक्टर हो गया जो 4 किलोमीटर गए हो। अब पूछा है कि विस्थापन बताइए, राइट है? तो अब बताओ विस्थापन क्या पढ़ाया गया था? कि कोई वस्तु को एक जगह से हटा के, तो उस अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन। तो अब इसको इससे मिला दो।
अब ये इसका विस्थापन हो गया। एरो चेक करो कैसे हो रहा है। क्लियर हो गया। अब इंची लगा के नापो, पक्का बता रहा हूं 5 सेंटीमीटर आएगा। अब ये नाप के लिख दिए 5 सेंटी। अब सेंटीमीटर को बदल लो उसके ओरिजिनल में, तब ये हो गया 5 किलोमीटर। अब इसका विस्थापन, अब यहाँ आंसर लिख दो। बोलो विस्थापन कितना आ गया। अब ये हो गया, यही कह रहा था ना, विस्थापन आरेख खींच के बताए। ओके, तो अब ये जब विस्थापन, विस्थापन तो हमें दूरी को चाहिए, तो अब ये किलोमीटर वाले को सेंटीमीटर, तो अब ये हो जाएगा सेंटी, और चूंकि यहाँ दूरी नापी गई है किलोमीटर में, तो अब इसके नीचे लिख दोगे 5 किलोमीटर। ये सब मैं आंसर लिखने का सिस्टम बता रहा हूँ। एनीबॉडी इन डाउट? कितने को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यानी कि किसी भी वेक्टर को तुम्हें निरूपित करना है तो पहले पैमाना मान के उसको सेंटीमीटर में बदलो, फिर किसी बिंदु को आरंभिक बिंदु मानकर जिस दिशा में है उतना में उसको खींचो। जब खींचोगे तो जहां से तुम खींचोगे वह कहलाएगा उस वेक्टर का टेल। क्या कहलाएगा? और जहां अंत होगा वह कहलाएगा उस वेक्टर का हेड। समझ आ गई? तो अगर इस वेक्टर का नाम है ए, तो ओ से लेके यहां तक ये हो गया वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए का ओ टेल है और ए। सबको क्लियर होगी? अभी प्रॉब्लम है? चलो अब एक सवाल और देखो। कह दिया कि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगाया गया, तो इसे वेक्टर आरेख द्वारा निरूपित करो। तो बोलो 50 न्यूटन को पहले पैमाना मान के बदल लो, तो पैमाना मान लो, माना 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर कॉपी में नहीं आएगा, तो इसलिए बड़ा पैमाना मान के छोटा कर लो। तो माना 10 न्यूटन बराबर, तो बोलो 50 न्यूटन बराबर। अब किसी बिंदु को आरंभिक मान ले। अब बोलो किस दिशा में जाना है, तो ईस्ट कहाँ होता है अभी पढ़े थे। अब यहां से चांदा लगा के 0 डिग्री नाप लो। बोलो कितना खींचोगे? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब अगर इस वेक्टर का नाम हम यफ रखते हैं, तो ए इस यफ का टेल है और बी इस वेक्टर का हेड है, और ये हो गया वेक्टर का निरूपण। यानी ये रहा 50 न्यूटन का बल जो पूर्व। कितने लोग समझ गए? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नीचे करिए हाथ। कोई तकलीफ? तो जान गए वेक्टर को कैसे निरूपित करना है, और संकेत में भी जान गए कि भी नहीं जान गए। यानी जिसको, जिस भी राशि को लिखना है वेक्टर में उसके ऊपर एरो, या फिर एरो नहीं मारना है तो इनटू यूनिट कैप, और स्केलर लिखना है तो एरो नहीं मारना है, क्योंकि स्केलर में केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती। जैसे हमने कहा कि 10 जूल कार्य किया गया, तो W बराबर 10 जूल। अब समझ आ गई? अब यहाँ एरो नहीं मारना है। अब कोई डाउट है? फिर समझा दे। और किसी का प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिए। और वेक्टर कैसे दिखाना क्लियर हो गया? अब चलिए, अब हम चल रहे हैं, वेक्टर को जान गए तो अब सीखेंगे वेक्टर जोड़ेंगे कैसे। हेडिंग दीजिए वेक्टरों का संयोजन।
वेक्टरों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ बेटा जल्दी जल्दी कहने चले। निरूपण क्लियर हो गया ना। देखिए जब आप वेक्टरों को जोड़ने की बात करते हैं तो पहले आप तो ये भी जानते हैं कि जोड़ने के लिए एक अकेला तो होना नहीं चाहिए, उसके साथ कम से कम दो होना चाहिए। अकेला कैसे जुड़ेगा भाई, किससे जुड़ेगा? तो कम से कम दो चाहिए और या दो से ज्यादा। तो दो वेक्टर के जोड़ने का अलग नियम है और दो से अधिक वेक्टर के जोड़ने का अलग नियम। तो अब हम सबसे पहले जब भी वेक्टर जोड़ेंगे तो पहले देख लेंगे कि यह दो वेक्टर हैं या दो से ज्यादा। समझ आ गई? तो लिख दीजिए यदि दो वेक्टर हैं तो उनको परस्पर संयोजित करने का यदि दो वेक्टर हैं तो उन्हें परस्पर संयोजित करने का निम्न दो नियम होते हैं। निम्न यस क्लियर हो रहा है। दो नियम होते हैं। कौन से दो नियम? पहला त्रिभुज विधि। पहला नियम है त्रिभुज विधि या इसी विधि को वेक्टर आरेख विधि भी कहते हैं। ये शब्दों को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में नाम बदल के दे देता है, लोग नहीं लगाते। इस त्रिभुज विधि का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर आरेख विधि। सुने नहीं रहते या जानते नहीं रहते तो आता हुआ सवाल छोड़ के चले आते हैं। आया बेटा? तो अगर हमें दो वेक्टर जोड़ना है तो दो वेक्टरों का परस्पर संयोजन करने के दो नियम हैं। पहला है त्रिभुज विधि या वेक्टर आरेख विधि और दूसरी विधि का नाम है समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि या इसी विधि को हम लोग गणितीय विधि या ज्यामितीय विधि कहते हैं। यानी हम उसके जो भी नाम होते हैं आपके सामने लिख दिए हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको दो वेक्टर ऐड करना है तो इन दो वेक्टरों को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक है ट्रायंगुलर मेथड और वेक्टर डायग्राम मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड और मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। आ गया? कोई डाउट्स? ये कब के लिए अप्लाई करना है? जब दो वेक्टर जोड़ना है और अगर वेक्टर दो से ज्यादा है तब उनको जोड़ने का नियम है बहुभुज विधि का नियम है जी। क्या नियम है? बहुभुज विधि का नियम, पॉलीगोनियल लॉ। पॉलीगोनियल लॉ मेथड। अंडरस्टूड? इतना में कोई डाउट्स है? क्या मैंने बोला? अगर आपको दो वेक्टर ऐड करना है तो दो वेक्टरों को ऐड करने के ये दो नियम हैं और अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो ये नियम है। ओके, तो अब आज का लेक्चर इसी पे रुकेगा। अब कल जो है आप लोग को आज वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर हो गया?
तो कल आप लोग अपना ग्राफ पेपर और ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेके आएंगे तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।